हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू टॉपिक IP3 एंड डैक पाथवे। जीपीसीआर का पाथवे हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जीपीसीआर के बेसिक्स क्या होता है, जीपीसीआर का पाथवे। जीपीसीआर के पाथवे में हमने एक और बेसिक पाथवे देखा था, साइक्लिक एएमपी पाथवे। जीपीसीआर क्या होते हैं, साइक्लिक एएमपी कैसे वर्क करता है, साइक्लिक एएमपी को सेकेंडरी मैसेंजर क्यों कहा जाता है। उसी में आगे उसी प्रोसेस में एक और पाथवे होता है IP3 एंड डैक पाथवे, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइअसाइल ग्लिसरॉल पाथवे। डाइअसाइल ग्लिसरॉल और IP3 दोनों भी एज अ सेकेंडरी मैसेंजर वर्क करते हैं। दोनों क्या है, एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है CSIR में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल सिग्नलिंग का बेसिक टॉपिक, जो किससे रिलेटेड है, कैल्शियम आयन की रिलीज से, कि कैसे सेल में कैल्शियम आयन रिलीज करेंगे। किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में आप कैल्शियम आयन कैसे रिलीज करोगे, उसका एक बेसिक पाथवे है। कौन सा सिग्नलिंग मैकेनिज्म चलेगी, कैसे सिग्नल्स आएंगे, किसको एक्टिवेट करेंगे, ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं IP3 एंड डैक पाथवे। सबसे पहले किसी भी सेल की सरफेस पे, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन पे जीपीसीआर के रिसेप्टर होंगे। जीपीसीआर का ही पाथवे है। कौन से रिसेप्टर होंगे सेल की सरफेस पे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जीपीसीआर के रिसेप्टर हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन मेम्ब्रेन होती है उसमें। जिनको भी डाउट हो वो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीपीसीआर की बेसिक की लिंक्स है, आप वहाँ जाके उसको स्टडी कर सकते हैं। बेसिक इसमें बता रही हूँ क्या क्या होगा। लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होगा और साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा। जीपीसीआर के रिसेप्टर्स में हमने जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जीपीसीआर के रिसेप्टर्स नॉर्मली इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं जब कोई भी सिग्नल आके बाइंड नहीं करेगा। तो किस फॉर्म में होंगे, हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म में। और किससे एसोसिएटेड होंगे, जीडीपी एसोसिएटेड होंगे। बट जैसे ही सिग्नल आके बाइंड करते हैं, इनएक्टिव फॉर्म कैसा होगा उसका, हेट्रोट्राइमेरिक होगी, अल्फा बीटा गामा 3 सब यूनिट होगी और किससे, जीडीपी बाउंडेड होंगे। जब कोई भी सिग्नल नहीं होगा, लेकिन सिग्नल आने की कंडीशन में क्या होगा, जब सिग्नल आ जाते हैं तो ये हेट्रो जीडीपी किससे रिप्लेस हो जाता है, जीटीपी से, और हेट्रोट्राइमेरिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोमेरिक फॉर्म में। किससे रिप्लेस होगा, अल्फा जीटीपी के साथ ये रिप्लेस हो जाएगा और बीटा गामा सब यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड रह जाएगी। कब, जब सिग्नल आके बाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अल्फा जीटीपी जो होता है एक्टिव कंडीशन में होता है। जीपीसीआर में हमने कहा था इसी के पास इनएक्टिव करने की भी पावर होती है अल्फा जीटीपी के पास। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, जब हमने साइक्लिक एएमपी पढ़ा था तब आपने पढ़ा था किसको एक्टिवेट करता है, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को, ये अल्फा जीटीपी। लेकिन इस कंडीशन में जैसे सिग्नल आएंगे तो वो किसको, सपोज कैल्शियम आयन को रिलीज करने के सिग्नल आ रहे हैं तो ये कैसे एक्टिवेट करेगा, अल्फा जीटीपी मेम्ब्रेन एसोसिएट एक एंजाइम होता है PLC, फॉस्फोलाइपेज सी। क्या कहा जाता है PLC को, ध्यान रखिएगा, PLC को क्या कहा जाता है, फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी लाइपेज एंजाइम है, मतलब इसके नाम से ही समझ में आता है लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। PLC अल्फा जीटीपी जैसे ही सिग्नल आके बाइंड होता है, अल्फा जीटीपी एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी को। फॉस्फोलाइपेज सी में PLC में भी स्पेशली कहा जाता है PLC बीटा। कौन सी फॉर्म होगा ये, PLC बीटा फॉर्म को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही PLC बीटा एक्टिवेट होंगे, लिपिड है इसका काम ही है लिपिड का ब्रेकडाउन करना। तो मेम्ब्रेन के इनर मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है PIP2, कौन सा लिपिड है, PIP2, फोस्फो आइनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट। PIP2 को ब्रेक कर देगा IP3 और डाइअसाइल ग्लिसरॉल में। किस में ब्रेक कर देगा, डाइअसाइल ग्लिसरॉल और IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। फॉस्फोलाइपेज सी ने एक लिपिड को ब्रेक डाउन किया, फॉस्फोलिपिड को, फॉस्फोलिपिड 4,5 बिसफॉस्फेट को किस किस में चेंज किया, डाइअसाइल ग्लिसरॉल में और IP3 में, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट में। ये डाइअसाइल ग्लिसरॉल कैसा नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। DAG कैसे नेचर का था, हाइड्रोफोबिक।
हाइड्रोफोबिक नेचर का होने के कारण डाइएसाइल ग्लिसरॉल तो मेम्ब्रेन बाउंड ही रह जाते हैं, बट IP3 हाइड्रोफिलिक नेचर का होने के कारण, वाटर सॉल्युबल होने के कारण मूव होके कहाँ जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म। कहाँ जाएगा ये साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, तो IP3 साइटोप्लाज्म आ जाएगा। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कहाँ है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम स्टोर्ड है। ER को कैल्शियम का पावर हाउस कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम कैसे रहते हैं, आपके स्टोर्ड फॉर्म में रहते हैं, बट ये कैल्शियम नॉर्मल कंडीशन में सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गेट है, जिस गेट को ओपन करने के लिए IP3 चाहिए। यदि IP3 आके इस गेट, मतलब इसकी की कौन है, IP3, एज अ की कौन काम करेगा, IP3। जैसे ही IP3 इस पे बाउंड होगा, ये गेट ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम आयन कहाँ रिलीज होकर चले जाएगा, सेल के साइटोप्लाज्म में। तो IP3 वाटर सॉल्युबल होने के कारण कहाँ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे बाइंड हुआ, ER की सरफेस पे बाइंड होगा, कैल्शियम आयन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होकर कहाँ जाएंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में। कैल्शियम आयन का लेवल कहाँ पे बढ़ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम आयन इंक्रीज होगा, कैल्शियम आयन मूव करेगा सेल मेम्ब्रेन की साइड और डाइएसाइल ग्लिसरॉल DAG प्लस कैल्शियम आयन ये आपस में मिलके एक एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज C, PKC। कौन सा एंजाइम है ये, प्रोटीन काइनेज C। प्रोटीन काइनेज C एंजाइम है, काइनेज एंजाइम है, मतलब फर्दर किसी न किसी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएगा और ट्रांसक्रिप्शन रिस्पॉन्स शो करेगा। जिस भी इससे रिलेटेड जो भी सिग्नल आएंगे उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा। यही काम करना था आपको। फर्दर मैकेनिज्म कैसे चलेगी IP3 का पाथवे। डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्यों नहीं मूव किया, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का था, वो मेम्ब्रेन में ही एम्बेडेड रहेगा। IP3 हाइड्रोफिलिक नेचर का था। IP3 कैसा था, वाटर सॉल्युबल या हाइड्रोफिलिक नेचर का था, इस कारण मूव करके वो कहाँ आ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसने IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ओपन किया, कैल्शियम आयन का लेवल कहाँ बढ़ गया, सेल के साइटोप्लाज्म में। ये कैल्शियम आयन मूव करके कहाँ गए, सेल की सरफेस के पास, DAG को एक्टिवेट कराया, DAG और IP3 ने मिलकर प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट किया। काइनेज एंजाइम में मतलब फर्दर किसी भी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे। जैसे ही प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होगा वो एक्टिव फॉर्म में हो जाएगी और फर्दर रिस्पॉन्स शो करेगी। ये था बेसिकली हमारा IP3 एंड DAG पाथवे। बट इस IP3 एंड DAG पाथवे में कैल्शियम आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे कैल्शियम आयन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कैल्शियम आयन का केवल यही रोल नहीं है, ये कैल्शियम आयन नर्व इंपल्शन हो गया, आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का लेवल हो गया, और भी डिफरेंट पाथवे हैं जो हम कैल्शियम आयन के पढ़ेंगे आगे। अपकमिंग वीडियोस कैल्शियम पे ही बेस्ड होंगे आपके। तो इस कैल्शियम के बहुत डिफरेंट रोल्स हैं, इसलिए कैल्शियम कैसे रिलीज होगा तो उसकी एक सिंपल और बेसिक मैकेनिज्म IP3 और DAG पाथवे भी है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।